नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये जो क्लास हो रही है वो रही है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मार्लोन मिंटो सुधार अधिनियम 1909, जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1909 तथा भारत शासन अधिनियम 1909 को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो किए थे बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो हमें स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन के बाद जो हमारा फाइनल होता है क्या, सूरत अधिवेशन। अब सूरत अधिवेशन जो 1960 में होता है, जिसमें कांग्रेस जो है दो खेमों में बढ़ जाता है, एक नरम दल और एक गरम दल, ठीक है। अब कांग्रेस जो है दो खेमों में बढ़ जाता है, जिसका मेन कारण होता है ये होता है सरकार की रणनीति है, सरकार की नीतियां। अब सरकार की अगर नीतियों की हम देखते हैं तो मुख्यतः तीन रूप से हम देखने को मिलता है, जिसमें पहला क्या होता है, जिसमें पहला हम देखते हैं कि अवरोध, ठीक है। अवरोध के अंतर्गत हम देखते हैं, अवरोध के अंतर्गत देखते हैं तो ब्रिटिश सरकार जो है गरम दल के लिए, यानी कि जो उग्रवाद विचारधारा के जो नेता है और वो आंदोलन करते तो उनके लिए साधारण दमन की नीतियां लगती थी, उनको साधारण तरीके से उनके आंदोलन को कुचला जा रहा था, ठीक है। और वही जो नरम दल के नेता थे, वही जो नरम दल के जो विचारधारा वाला पार्टी से संबंधित है, उनको डराने की कोशिश की थी इस तरह से ब्रिटिश सरकार, ठीक है। और सेकंड देखते हैं क्या है, तो सेकंड है हमारा सांत्वना, ठीक है। क्या है, सांत्वना। अब सांत्वना में अगर हम देखते हैं तो सांत्वना में यह होता है कि ब्रिटिश सरकार जो है नरम दल के नेताओं को यह बार बार सांत्वना देती है कि अगर वो गरम दल के नेताओं से दूर रहती है, यानी कि दूरी बनाकर रखती है, तो इस तरह से संवैधानिक सुधार करने में सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है भरपूर कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है सांत्वना दी जाती थी किसको, उदारवादी दल को, उदारवादी नेताओं को, जो उदारवादी के विचारधारा से प्रेरित है, ठीक है। अब तीसरा का देखते हैं क्या है, तीसरा का है हमारा दमन, ठीक है। अब देखिए, अब दमन की अगर बात करते हैं तो जब सूरत अधिवेशन जो 1907 में होता है, जिसमें कांग्रेस जो है दो खेमों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल, तो उसके बाद जो है सरकार के जो कानून आता है, जो सरकार की जो कानून लाया जाता है, उसमें हम देखते हैं मुख्यतः राजद्रोही शासन अधिनियम, प्रेस की जो स्वतंत्रता रहती है उसको छीन ली जाती है। इस तरह के जो कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो तीन मुख्य उनका उद्देश्य रहता है, और इन मुख्य उद्देश्य के माध्यम से जो है कांग्रेस को दो भागों में बांटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जब ये जो तीनों चीजें अप्लाई कर लेते हैं कांग्रेस पर, तो गरम दल के जो मेन नेता रहते हैं बाल गंगाधर तिलक के जो है ब्रिटिश सरकार जो है गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। गिरफ्तार करके उनको राजद्रोही पर आरोप लगाते हैं, और राजद्रोही का आरोप लगा के उन्हें बर्मा जेल 6 वर्ष के लिए भेज देते हैं। और गरम दल के और अन्य नेता थे, उनको वो जो है राजनीति से संन्यास लेते हैं, तथा कुछ नेता जो है विदेश चले जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को हम लोग भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मार्ले नाम है, इनका पूरा नाम क्या है, जॉन मार्ले। और ये जो जॉन मार्ले है इस समय कौन है, भारत के सचिव रहते हैं, ठीक है। और यही जो मिंटो है, ये मिंटो का पूरा नाम क्या है, लॉर्ड मिंटो। और ये जो लॉर्ड मिंटो है इस समय क्या रहते हैं, भारत के वायसराय रहते हैं, ठीक है। भारत के क्या रहते हैं, वायसराय रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसकी शुरुआत की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अक्टूबर 1906 में, ठीक है, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो है भारत के वायसराय से मिलती है, जिसे हम लोग जो कि उस मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को शिमला प्रतिनिधि मंडल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, ये जो शिमला प्रतिनिधि मंडल है, भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलती है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो से। और लॉर्ड मिंटो से मिलने के फलस्वरूप जो है ये दो चीज की मांग करती है। और वो दो चीज क्या है, पहला वो है कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की मांग, ठीक है। और सेकंड क्या है कि मुस्लिम को जो जनसंख्या है उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला क्या है, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन, ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरा क्या है, मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात पर प्रतिनिधित्व, ठीक है। इस तरह की जो है मांग करते हैं कौन, ये शिमला प्रतिनिधि मंडल। और सरकार भी जो है
इन दो मांगों को स्वीकार कर लेते हैं, ये तर्क देते हुए कि जो मुस्लिम प्रांत है, जो मुस्लिम जो क्षेत्र है, उसको विकास करने के लिए ये जो दो मांग है इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के हम कहते हैं कि 1906 में ढाका के तब जाकर हम कहते हैं 1906 में ढाका में जो कुछ मुस्लिम नेता हैं, जो कि कौन है, नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, पहला नेता कौन है, नवाब सलीमुल्लाह, सेकंड देखते हैं तो मोहसिन उल मुल्क, और तीसरा देखते हैं तो क्या, बकार उल मुल्क। इन्हीं तीनों नेताओं के सम्मेलन से एक मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब जब ये मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है तो ये जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जो मुस्लिम नेता थे उनको शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है, इस मुस्लिम लीग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, बताया ये जा रहा है कि साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा रहे तथा कांग्रेस से दूरी बनाकर रखे, ताकि मुस्लिम जो प्रांत है, जो मुस्लिम क्षेत्र है, उसको विकास के लिए मतलब कि लाभदायक होगा। तो इस तरह की जो है प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो गया आपका मुस्लिम के लिए, यानी कि ये हो गया आपका मुस्लिम समुदाय के लिए। अब हम बात करते हैं कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस भी जो है उस समय कांग्रेस में आपका उदारवादी नेता का जो है वर्चस्व रहा, क्योंकि वहां पर देखते हैं गरम दल के जो नेता हैं, गरम दल के जो कुछ नेता हैं उनको जेल भेज दिया गया है, कुछ नेता जो है वो विदेश चले जाते हैं, कुछ नेता जो है राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं देखते हैं हम कि कांग्रेस में जो वर्चस्व, कांग्रेस का जो बागडोर संभालने वाले रहते हैं वो रहते हैं आपके नरम दल के नेता। ठीक है, अब नरम दल के नेता में अगर बात करते हैं, ये जो मुस्लिम समुदाय जो है, ये जो मुस्लिम लीग बन जाता है और मुस्लिम लीग के अंतर्गत जो मांगे की जाती है, इसी को देखते हुए कांग्रेस के जो नेता है वो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारत के वायसराय से मिलने के लिए कहाँ, इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है, और इंग्लैंड जाने के फलस्वरूप जो कांग्रेस की मांग थी, जिसमें हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष संवैधानिक सुधार होनी चाहिए। ठीक है, नरम दल को संतुष्ट करने की इस तरह से सरकार की नीतियां आनी चाहिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा हम देखते हैं तो जो गरम दल का आंदोलन होता है उसको कम करने के लिए तीसरा ये देखते हैं। और चौथा जो देखते हैं, चौथा क्या है, जो गरम दल का प्रभाव था कांग्रेस में उसको कम करने के लिए इस तरह की मांग की जा रही थी। कब इस तरह की जो है मांग की जा रही थी, ये कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, तो यही अब इसी को देखते हुए, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है और कांग्रेस की जो मांग की जा रही थी, मुस्लिम समुदाय यानी कि मुस्लिम लीग और ये जो कांग्रेस है, इन दोनों की तरह जो लॉर्ड मिंटो से मांग की जा रही थी, इन्हीं को तालमेल पर भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो जो है और ये जो भारत के सचिव जॉन मर्ले है, इन्हीं के द्वारा एक दस्तावेज तैयार किया जाता है इस बात पर। ठीक है, और इस बात पर जो है एक दस्तावेज तैयार किया जाता है और इसी दस्तावेज को हम लोग लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब उस भारत शासन अधिनियम जो दस्तावेज तैयार किया जाता है उसमें क्या क्या प्रावधान रहते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला प्रावधान क्या रहता है, तो पहला प्रावधान हम देखते हैं कि प्रांत के विधान परिषद को सदस्य में वृद्धि, यानी कि प्रांत का जो विधान परिषद है उसका जो मेंबर है, उसके जो सदस्य है उसमें वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं प्रावधान। तो सेकंड प्रावधान क्या है मार्ले मिंटो सुधार में, तो सेकंड प्रावधान है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो कुल सदस्य की संख्या थी वह कितनी थी, 69 सदस्य थे। ठीक है, अब 69 सदस्य की अगर बात करते हैं तो 69 सदस्य में 37 सदस्य जो है, ठीक है, 37 सदस्य जो है ये सरकारी अधिकारी रहते हैं। ठीक है, और 37 सदस्य जो है सरकारी अधिकारी रहते हैं और वहीं जो 27 है वो क्या रहते हैं, गैर सरकारी। ठीक है, अब ये गैर सरकारी यानी कि ये जो 27 गैर सरकारी में से देखते हैं तो ये जो 5 सदस्य हैं ये रहते हैं आपके कौन, नामजद, यानी कि नाम से ये चुनकर आते हैं। ठीक है, ये जो 27 है ये कौन है, ये टोटल कौन है, निर्वाचन, यानी कि 27 से ही जो है निर्वाचित होते थे। अब निर्वाचित सदस्य में अगर हम देखते हैं तो 8 सीट जो है यह पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, यानी कि जो है मुस्लिम के लिए यह सीट जो है आरक्षित कर दी गई थी। कितने, 8 सीटें जो है मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दी गई। ठीक है, 4 सीट जो है वह ब्रिटिश पूंजीपति के लिए थी, 2 सीट जो है वो क्या है, वो जमींदार के लिए थी, और ये जो 13 सीट जो है यह क्या है, निर्वाचन के लिए, यानी कि 13 सीट पर ही जो चुनाव होता था, जो अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव किया जाता था वो कितने सीट पे की जाती थी, 13 सीट पर वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता था। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्य, जो सदस्य की संख्या थी वो कितनी थी, 69। ठीक है, अब तीसरा प्रावधान देखते हैं। तीसरा प्रावधान क्या है, निर्वाचन सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे।
अब अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात करते हैं तो स्थानीय निकाय पर जो है एक निर्वाचन परिषद की गठन होता था, ठीक है। और वो जो निर्वाचन परिषद के जो सदस्य रहते थे वो प्रांत के चुनते थे सदस्य, और वही जो प्रांत के जो सदस्य बनते थे वो केंद्र के सदस्य को चुनने की इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। और चौथा क्या है, तो चौथा है आपका मुस्लिम लीग के लिए विशेष रियायत। और मुस्लिम लीग के लिए जो विशेष रियायत दी जाती थी उसमें हम मुख्यतः देखते हैं तो केंद्र एवं प्रांत में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजे गए। जिस तरह से मुस्लिम लीग जो है मांग करता है, जिस तरह से जो आगा खां के नेतृत्व करता है, जिसमें हम लोग ये दो जिसमें मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल है, दो चीज की मांग करता है, जिसमें एक यहाँ पर दिया जाता है केंद्र एवं प्रांत में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि, और दूसरा क्या है मुस्लिम मतदाता के आय की योग्यता जो है कम कर दी जाती है, ठीक है। यानी कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी वोट दे सकते हैं, उनकी जो आय होगा वो कम कर दी गई हिंदुओं के तुलना में, ठीक है। पांचवा क्या है, व्यवस्थापिका में सदस्य को अधिकार। अब व्यवस्थापिका में सदस्य को अब अधिकार की अगर बात करते हैं तो मुख्यतः हम देखते हैं कि आर्थिक मामले पर जो है उस सदस्य जो है बहस कर सकते हैं, साधारण वेद पर जो है वो अपना मत दे सकते हैं। तो इस तरह का जो है अधिकार दिया जाता है। और छठा जो प्रावधान रहता है वो क्या रहता है, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद जो होता था उसमें एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ये जो कार्यकारिणी परिषद है, इस कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य जो है शामिल होने वाले वो कौन है? इसका जो आंसर है, इसका जो जवाब है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, यानी कि कमेंट में बताइए कि ये जो कार्यकारिणी सदस्य भारतीय सदस्य वाली का कौन बनता है, ठीक है। तो ये होता है पूरा टोटल भारत शासन अधिनियम का प्रावधान, जिसमें हम लोग 6 देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जब ब्रिटिश सरकार जो है यानी कि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत के सचिव जॉन मर्ले के नेतृत्व में इन दोनों के आपस में मेलजोल से इस तरह का जो है भारत शासन अधिनियम हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम ये जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आता है, तो इसकी मूल्यांकन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब मूल्यांकन हम ये देखते हैं कि क्या यह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 आया था तो क्या यह भारत के लिए सही है या गलत है। तो इसमें जो कांग्रेस का प्रतिक्रिया देते हैं तथा मुस्लिम लीग की क्या सोचते हैं, इस तरह के अगर देखते हैं तो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता है इससे कहीं ना कहीं इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से जो है नाखुश हो जाते हैं, ठीक है। नाखुश होने का मेन कारण ये होता है कि क्योंकि भारत के वायसराय जो लॉर्ड मिंटो है वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत जो है वो स्वशासन के लिए जो है यह भी योग्य नहीं है, ठीक है। और ये सेकंड ये है कि जो कांग्रेस प्रतिवर्ष संवैधानिक सुधार मांग कर रही थी तो उसको वायसराय जो है ठुकरा देते हैं, ठीक है। सेकंड ये हो गया। और तीसरा क्या है, तो तीसरा ये है कि वायसराय लॉर्ड मिंटो के द्वारा संसदीय शासन का भी विरोध प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि विरोध करते हैं, संसदीय शासन जो है भारत में नहीं लागू होगी इसका खुल करके विरोध करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है मतलब कि सरकार के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है, ठीक है, जिससे हमारे कांग्रेस का जो नेता है, हमारा कांग्रेस का जो दल है उदारवादी वो नाराज हो जाता है, ठीक है। देखिए अब ब्रिटिश सरकार का मेन उद्देश्य देखा जाए तो मेन उद्देश्य में केवल देखा जाए तो केवल है फूट डालना, ठीक है। देखिए फूट डालने में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पृथक निर्वाचन लागू करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन लागू करते हैं, पृथक निर्वाचन लागू करके भारतीय एकता को खंडित करना चाहते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा अगर देखते हैं तो भारत में जो राष्ट्रवाद के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था तो उस राष्ट्रवाद के आंदोलन को उभार जो हो रहा था उसको कम करने की कोशिश किया गया, ठीक है। तीसरा ये देखते हैं कि तीसरा जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कि उदारवादी के जो नेता है, उदारवादी जो दल है उसको भ्रमित करके राष्ट्रवादी से पहले अलग रखा गया। तो ये जो 3 मेन कारण देखते हैं ये होता है मेन हमें खंडित करने के लिए ये जो नीतियां लाई जाती है जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लाई जाती है। इन्हीं सभी को देखते हुए जो कांग्रेस के उदारवादी नेता है इन ब्रिटिश सरकार की जो भी नीतियां आती थी, जो भी उस बुराई को नीतियां देखने को मिलती थी उसका जो खुल करके विरोध करते थे, उस खुलकर विरोध करने के फलस्वरूप भारतीय समाज में भारतीय लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार करते थे, इन सभी बुराइयों के बारे में बताते हैं। इसी सिलसिले में महात्मा गांधी जो ने कहे थे कि मार्ले मिंटो जो सुधार आया है ये मार्ले मिंटो सुधार जो है हमारे भारत का सर्वनाश है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो कि किस तरह से लागू होता है, इसमें कौन कौन से प्रावधान देखने को मिलते हैं तथा इसका मूल्यांकन जो है किस तरह से हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें कांग्रेस के जो नेता है उदारवादी जो कि इससे पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।